हमारे साथ ब्रिजेश जी भी जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। संतोष सर भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उन दोनों मेहमानों से बातचीत करके जानेंगे कैसे ट्रेड लेना चाहिए। ब्रिजेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कैसी रही सर आपकी इस बार की एक्सपायरी? आपके ट्रेड सारे शॉर्ट्स में थे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया या फिर चूक गए? अगर आप शॉर्ट्स में नहीं थे, लॉन्ग्स में तो फिर कितने हिट लगे, स्टॉप लॉस कितने लगे या हेज कर रखा था? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए डिम्पी जी, मैं ऑप्शन राइटर हूँ एंड आई एम मोर कंफर्टेबल इन सेलिंग कॉल। तो मुझे कॉल सेल करना ज़्यादा अच्छा लगता है रादर देन पुट सेल करने से। बट फिर भी क्योंकि एक सिंपल स्ट्रैटेजी वे से अगर मैं बोलूँ, मार्जिन बढ़ाया हुआ है तो उसको अपने जो कैपिटल है उसको या जो स्क्रिप्ट हम जो जिसमें हम ट्रेड करते हैं उसको इक्वलाइज करने के लिए कि कम मार्जिन हो जाए, तो आप डेफिनेटली एक कॉल सेल करेंगे या एक पुट सेल करेंगे सो दैट कि वो पेयरिंग बन जाए और आपको वो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें 30% से 40% आपका डेप्रिशिएशन हो जाए। तो जैसे कि आप नोटिस करेंगे कि निफ्टी में वॉलिडिटी लास्ट 2 दिन से या 3 दिन से मैं कहूँ एक 200 पॉइंट या उससे ज़्यादा की थी। तो ऑब्वियसली मेरे भी जो स्टॉक्स थे जो मैंने पुट में बेचे हुए थे उनमें भी पैनिक आया। बट क्योंकि सिंस जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको हमेशा अपने टर्मिनल पर रहना पड़ेगा। तो फॉर्चुनेटली मैं अपने टर्मिनल पे था उस दिन और मुझे करीबन एक घंटा लगा उस पूरी जो मेरे जितने भी मैंने पुट बेचे हुए थे उसको ख़त्म करने के लिए। एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, टचवुड, इस बार की जो एक्सपायरी थी मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी और इस बार मैंने ओवरऑल अपनी जो भी मैंने कैपिटल पोर किया था ऑन अ मंथली बेसिस, आई हैव अर्न मोर देन 3% रिटर्न। सो मेरे लिए तो बेटर थी, बाकी का तो मुझे और दूसरों का मालूम नहीं है। बट इस बार मैंने अपने थोड़ा सा एग्रेसिव था पुट में कॉल में, क्योंकि एक क्या होता है कि देखिए आप निफ्टी को भी देखेंगे ना तो एक लेवल पे वो आके वो अटक रहा था। नो डाउट कि वो लिक्विडिटी से हिसाब से वो पंच दे रहा था, मैं ऊपर जाऊंगा बट अगर आप प्योरली चार्ट देखें, छोड़ दीजिए डेरिवेटिव डेटा को या फंडामेंटल डेटा को, सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूं, तो वो एक पंच दे रहा था, वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था 11,850 या 11,800 पे आके वो एकदम थम जाता था बार बार। तो वो वही एक इंडिकेशन थे, 2-3 बार उसने ट्राई किया था कि वो उसको ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था बट वो नहीं हो रहा था। और फिर आप देखेंगे चार्ट पे, डेली चार्ट पे लोअर हाई फॉर्मेशन हुए। पिछले स्विंग्स के जो लो थे 11,111 या 11,882 जो भी है, मैं सुबह देख रहा था आपको 10 बजे के आसपास, जब 10:15 के आसपास जब आपका शो चालू हुआ था, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आपके भी चार्ट वही है जो मेरे चार्ट है, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। व्यू एक ही है कि वो पिछले स्विंग लो ब्रेक हुए थे। सिंपल डाउ थ्योरी लेके चले, पिछले स्विंग लो ब्रेक हुए और जो डेली चार्ट पे पिछला स्विंग हाई था उसके नीचे स्विंग बना, वो इंडिकेट कर रहा था कि ट्रेंड अभी नेगेटिव हो गया है। तो आप इसको 2 वे से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप बाई साइड में हैं तो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स निकालिए और अपनी पोजीशन साइज को कम कर दीजिए, या आप चुपचाप बैठ के नजारा देखिए, ये अगर डस्ट सेटल होती है तब आप बाई कीजिए। और अगर आप सेलर हैं, ट्रेडर हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कम से कम आज जो डस्ट है उसको सेटल होने का दिन है, आज छोड़ भी देना चाहिए। छोड़ने से अच्छी चीज़ ये होगी, एक तो तनाव नहीं होगा और दूसरा फालतू की चीज़ों में हम फंसेंगे नहीं। खैर एनी हाउ, बहुत सारे शेयर्स हम पूछना चाहते हैं सर आपसे, और वो व्यूअर्स के भी हैं और कुछ मेरे भी सवाल हैं, तो एक साथ मैं आपसे फटाफट से ले चलता हूँ सर। पहला शेयर आते हैं सर रिलायंस पे। सर रिलायंस का भी काम पूरा हो गया सर, अब ये भी पुल बैक दिखा सकता है? देखिए डिम्पी जी, एज अ डिस्क्लोजर हमने अपने क्लाइंटों को रिकमेंड किया है, पहली सलाह ये है कि अगर किसी का व्यू 1 साल ऊपर तक का है तो आप SIP के द्वारा छोटा छोटा निवेश कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हमारा शो का जो माध्यम है, ट्रेंड है, वो 2 से 4 दिन या और मैं उसको खींचूं तो एक हफ्ता या 1 महीने, तो वो लिहाज से देखा जाए तो इस समय थोड़ा सा इसमें प्रेशर है।
और ये इस समय जो ट्रेड कर रहा है 2179 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। जब तक ये 2200 के ऊपर ये ट्रेड नहीं करेगा ऑन क्लोजिंग बेसिस, तब तक इसमें प्रेशर बना रहेगा। चांसेस हैं कि एक बार नीचे में 2130 या 2140 तक ये जा सकता है। ट्रेंड वीक है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन जैसे मैंने कहा लॉन्ग टर्म है तो SIP के द्वारा बाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो खैर बिल्कुल आपको साफ ही दिख रहा होगा इसके अंदर की जो हम आपसे बात करें, तो वॉल्यूम पूरी तरह से श्रिंक हुआ है, और दूसरा आप ये वाला हिस्सा भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ से हम पूरा रिवर्सल लेके आ चुके हैं। अब हम कंसोलिडेशन वाले पैटर्न में आ गए हैं। ये सपोर्ट का काम भी करेगा, ये शेयर को थकाएगा भी। सर मैं अगर एक बहुत छोटा सा एक स्टॉप लॉस आपसे लेना चाहूँ और बाय चांस मैं यहीं पे पोजीशन लेना चाहूँ रिलायंस की, तो क्या मैं 2163 या 2160 का एक स्टॉप लॉस रख के आज के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ? मतलब 10-15 रुपये मेरे को जाएंगे, ठीक है, मैं 100 रुपये के हिसाब से 1700 रुपये का रिस्क एक बार लेता हूँ, देखता हूँ। मतलब आप बाइंग करने की बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, बाय करने का कह रहा हूँ मैं, लेकिन अपना स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना चाहता हूँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा 2160 का होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। 63 है, मैं 60 मान लेता हूँ। चलो देखिए डिम्पी जी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ट्रेंड तो वीक है, फिर भी अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड खेलना चाहते हैं तो फिर मैं यही कहूंगा कि ये लेवल पे तो बाइंग अभी भी नहीं बन रही है। और अगर जो स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो मेरा स्टॉप लॉस वे डाउन है, 1:1 का रेशियो निकलेगा। 2155 के आसपास में मेरा स्टॉप लॉस है और 2200 के आसपास में मेरा रेजिस्टेंस है इंट्राडे पे और इंट्राडे। ट्रेंड वीक है। ट्रेंड तो छोड़ दें क्या? फिर से छोड़ देते हैं, फालतू में रिलायंस के नाम से शेयर लें, ऐसा नहीं है। देखिए डिम्पी जी, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि लॉन्ग टर्म अगर किसी का व्यू है, और आपने नोटिस भी किया मैं वर्ड को बिना चुना वर्ड बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म किसी का व्यू है तो SIP कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमने अपने निवेशकों को इन्वेस्टमेंट करवाया है जिनका व्यू 1 साल का है। वेरी शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप बात करेंगे तो 2200 के ऊपर बंद चाहिए, तभी ट्रेंड पॉजिटिव होगा। अदरवाइज 2130, 2135, 2140 का नेक्स्ट सपोर्ट है। ठीक है, थोड़ा नीचे और आ सकता है। फिलहाल रिलायंस के नाम पे रिलायंस नहीं लेंगे, शेयर के नाम पे शेयर लेंगे। आप छुपा लो रिलायंस का नाम, मेरे को क्या फर्क पड़ता है इससे? तो मेरे को अगर चीज़ खरीदनी होगी तो खरीदूंगा ना, फिर रिलायंस का नाम क्यों आगे पीछे लगाना। खैर वो दिख नहीं रहा तो छोड़ देते हैं। सर 2 शेयर हैं, जरा सन फार्मा देखना। हमारे एक व्यूअर है अबू धाबी से ही हैं, राजीव जी, वो ये कह रहे हैं कि 529 का उनके पास ना लॉन्ग है अक्टूबर सीरीज का सन फार्मा। आप कैश फ्यूचर एक ही समझ लो, जरा बड़ा डिफरेंस नहीं है। 530 रुपये खर्चा समझ लो, खर्चे मिला के। ठीक है जी, अब पूरे अक्टूबर के सीरीज रख लें क्या? देखिए डिम्पी जी, इसका अगर आप ओवरऑल ट्रेंड समझें इस चार्ट का, 502 से 505 नीचे का सपोर्ट था, ऊपर में 542 और अगर उसके ऊपर चला तो 562, ये रेंज में ये ट्रेड कर रहा था। अब क्योंकि इसने वो रेंज ब्रेक कर दी और वो नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है, 502, 505 जो मैंने कहा था वो अब रेजिस्टेंस की तरफ ले करेगा। तो जब तक स्टॉक उसके ऊपर नहीं चलता है तब तक तो मेरी सलाह यही रहेगी कि भाई वो ही आपका रेजिस्टेंस है। अगर मैं और उल्टा कहूँ और नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होने के लिए रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 495 समझ लीजिए, लेकिन 502 के ऊपर चाहिए स्टॉक्स को, तो ही ये मजबूती पकड़ेगा, तभी आप मान के चल सकते हैं कि ये रिवर्सल है इस स्टॉक्स में, अन्यथा ये नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होगा। अब नीचे कितना जा सकता है, मेरा मत ये है कि 455 और अगर उसके ऊपर रहा तो 462, ये 2 सपोर्ट रहेंगे। ट्रेंड भी ना ही एवरेज करें ना ही आप कुछ करो, अभी तो रुको आप, अभी ना रुको आप। अब आपने शॉर्ट, हाँ जी सर बोलिए। देखिए डिम्पी जी, सिंपल सा है, मैं जैसे बार बार कहता हूं, आप अपने चार्ट को जरूर देखिए, चाहे क्योंकि हमारा ये जो जिस माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हूं, ये एक सिंपल लर्न एंड अर्न वाला है। आप अपने चार्ट को देखिए, पिछले स्विंग्स पकड़ लीजिए, वो ब्रेक हो गए, वो आपके रेजिस्टेंस हो गया। पिछला स्विंग को ट्रेड करके अगर वो ऊपर चल गया वो आपका सपोर्ट हो गया। अब पिछला स्विंग लो कहाँ का आ रहा था, 452, 495, उसके ऊपर 502, 505 वो रेजिस्टेंस है, हमको उसके ऊपर बंद चाहिए। वॉल्यूम अगर ग्रेटर है, प्राइस अगर उसके संग में चल रहा है तो ये रिवर्सल देगा, अन्यथा ये नीचे की तरफ ड्रिफ्ट करेगा। तो खैर साफ ही दिख रहा है आपको चार्ट पे, काफी हद तक हम ड्रॉ करने की कोशिश भी करते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर कर दें, और ये साफ आपको दिख भी रहा होगा, किसी तरह का कोई कन्विक्शन नहीं। कन्विक्शन जो बना भी था उसका 100% इरोजन हो चुका है एक किस्म से अगर आप देखेंगे तो, और ये लग रहा है कि एक नई
डाउन साइड कैटेगरी में भी जा सकता है। ये 100% इरोजन की जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये इस तरह से इरोजन है जिस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप। ये चलते का ट्रेंड कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन के बाद नीचे साफ, यहाँ से शुरू हुए थे वहीं वापस पहुँच के घूम फिर के, भले किस्तों में आए, टुकड़ों में आए, आ गए वहीं पे ही जहाँ से चले थे 480 490 वाली रेंज, वहीं आ गए वापस। यहाँ से पुल बैक आ जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि स्ट्रेंथ तो दिख नहीं रही। एक और चीज़ जो मेरे को दिखती है, जो सर भी देखते हैं और मैंने इन्हीं से सीखा है कि हर बार शेयर के प्राइस के साथ ना वॉल्यूम भी देखो। वॉल्यूम में भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मेरे को कि इसको बहुत जल्दी या बहुत ईगरनेस है इसको ऊपर आने की। और एक और चीज़, अभी तो मैं आवरली देख रहा हूँ, आवरली के अंदर सारी एवरेजेस के नीचे है, 100 200 एवरेज 20 50 सब ठीक है। सन फार्मा के अंदर आपकी खरीद थोड़ी महंगी है, मेरे को उसका दुख है, लेकिन मैं आपको ना तो एवरेज करवाऊंगा ना ही कुछ करवाऊंगा, छोड़वा दूंगा आपसे कि ठीक है आप एक ही लॉट के साथ हो, आप बने रहो, अभी एवरेज भी मत करो। नहीं तो किसी भी आप राह चलते आदमी से पूछोगे तो कोई भी आदमी कह देगा जी 528 का है, 480 मिल रहा है, एवरेज कर लो। पता लगे यहाँ से और पैसे लग गए और स्पीड से लगे पैसे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मैं लेता हूँ जरा इंडियन ऑयल पे। सर एक बार जरा इंडियन ऑयल देखना, IOC। आई थिंक शायद आज के सत्र में 72 रुपया चल रहा था। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं यही कहूंगा कि 75 रुपये के ऊपर चलता है तो ही इसमें मजबूती है, अन्यथा ये सपोर्ट के आसपास में आ गया। 70 और 68 ये दो लेवल है नीचे की तरफ। ये प्योर इंट्राडे के वे से मैं बोल रहा हूँ। और अगर थोड़ा सा इसमें स्विंग बेस अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो आप ये मान के चलिए 68 रुपये का सपोर्ट आएगा नीचे में और ऊपर में 75 रुपया। अगर ये चला 75 रुपये पे तभी आपको ये पुल बैक दिखे, अन्यथा अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे चार्ट का, चाहे आवरली बेसिस पे देखें या डेली बेसिस पे देखें, ट्रेंड वीक है। हो सकता है कि शायद आपको 70 रुपया या 68 रुपया आने वाले दिनों में देखने को। सर इसके कितने चांसेस हैं कि 68 या 70 रुपये के आसपास का एक सपोर्ट ले लेगा, जिस पे अभी ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है? इससे कितने चांसेस आपको दिखते हैं? देखिए प्रोबेबिलिटी जो अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं यही कहूँगा 65% to 70% के आसपास की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे, मैंने काउंट नहीं किया है कितने कैंडल्स पर डे के हिसाब से, लगभग मोटा 8 दिन से ये स्टॉक्स में गिरावट आई है फिबोनाची के हिसाब से। ठीक है, 8 दिन का एक अपना एक महत्व है। और लेकिन अगर आप देखेंगे वॉल्यूम के संग में ये गिर रहा है। कैंडल सिक्स देखिए, एक जायंट कैंडल सिक्स फॉर्मेशन हो रही है, बड़ी कैंडल सिक्स फॉर्मेशन हो रही है। तो चांसेस तो यही दर्शाता है चार्ट के अनुसार कि 68 रुपया आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने कहा 75 के ऊपर चला तभी आप पॉजिटिव मान के चलिए, अन्यथा नीचे 65% to 70% की प्रोबेबिलिटी है कि आपको 68 या 70 तक के लेवल डेफिनेटली देखने को चांसेस पूरे हैं कि आपको मिल जाएंगे इसके अंदर लेवल से, और ये ब्रेक हो भी सकता है। तो 72 चल रहा है, ठीक है, अभी कोई कन्विक्शन तो नहीं है, अभी आप ना करो कुछ भी ट्रेड इसके अंदर, एक बार या तो टेस्ट करने दो। ठीक है, एक बार देखते कितनी सीवियरिटी के साथ उसको तोड़ता है, क्योंकि ये जो डैमेज हो रहा है ना, ये अच्छा नहीं है। इसको इस तरीके से नहीं टूटना चाहिए था जैसे भी टूट रहा है। ये अच्छे साइन नहीं दे रहा, वाइब्स अच्छी नहीं दे रहा। तो मेरे को एक बार, ठीक है रुक जाओ एक बार, IOC के अंदर क्यों इतना जल्दबाजी उठाना? अगर नया वाला है उसको तो बिल्कुल ही नहीं आना, उसको तो छोड़ ही दो। अच्छा, जिनके पास पहले से पड़ा हुआ है तो एक बार एवरेज करने की जहमत मत उठाओ, अभी आप रुक जाओ, थोड़ा सा और पकने दो इसको। ये इस समय ना थोड़ा उस जगह पर आके रुका हुआ है कि जहाँ पे एनालिस्ट पे आप जबरदस्ती बुलवा रहे हो। थोड़ा एनालिस्ट भी चाहता है कि 2-4 पे थोड़ा उसको और दाएं बाएं होने दो, थोड़ा और दाएं बाएं होने की इसकी जरूरत है अभी। ठीक है, तो एक बार हो जाए फिर देखते हैं। एक शेयर और आता है सर, बजाज फाइनेंस। जरा विनय काबरा जी का सवाल है, मैं फटाफट से वो भी ले लेता हूँ। आप अपने सवाल ना फटाफट से भेजो, फिर मेरे भी सवाल हैं और मेरे को भी फिर वो पूछने हैं सर से। हम भी आपकी तरह ही हैं, हम भी आपके जैसे ही हैं, सीखते हैं, बताते नहीं है, सीखते हैं। 3140 3150 का आप मान के चलिए कि ये रेजिस्टेंस है। और अगर आप कल के सत्र में देखेंगे तो डेली चार्ट में देखिए कैंडल सिक्स फॉर्मेशन और वॉल्यूम कि वही अपने आप में आपको दर्शा रहे होंगे कि इसमें जो गिरावट है वो यही दर्शाती है कि अगर स्टॉक्स को 3200 के ऊपर जाना की ज़रूरत है। फिर भी मैंने उसका हाफ ही लिया है, 3150 के आसपास मान के चलिए कि एक रेजिस्टेंस है। डॉजी फॉर्मेशन आज के सत्र में देखने को मिला है, बट वो पुल बैक सस्टेन होगा मुझे तो लगता नहीं है।
तो मेरी तो सलाह उल्टी रहेगी इसमें कि अगर ये 3100 के ऊपर चलता है, मान के चलिए 3110 या 3120 आता है, तो एक बार 3200 का स्टॉप लॉस लेके आप बेचिए, जो कि मात्र 80 रुपए का रहेगा। और नीचे में जो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं स्टॉक्स के, वो मेरा रफली आ रहा है 2850 और 2750। ये दो लेवल नीचे की तरफ के सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। 80 रुपए का जोखिम रहेगा। एक बार अगर वो ब्रेक होता है तो वेल एंड वेरी गुड, तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे, अन्यथा मैं तो बेचने की सलाह दूंगा। 3200 का स्टॉप लॉस लेके 3120 तक अगर आता है तो आप बेचिए 2850 के लिए। आ सकता है ये 100% सर, आ सकता है। मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि शेयर की कन्विक्शन धीरे धीरे कमजोर हुई है। ये पुल बैक के अंदर भी शायद अगर 3160 3170 वाली रेंज को पार कर दे तो बहुत बड़ी बात है। एक और चीज, यहाँ पे गैप है, ठीक है, गैप को अगर फिल करने के लिए भी आया तो सिर्फ गैप फिलिंग तक ही होगी इसकी जान। दूसरी प्रॉब्लम, सारी शॉर्ट टर्म एवरेज के नीचे आ चुका है अभी। लॉन्ग टर्म तो छोड़ो, शॉर्ट टर्म के भी नीचे चल रहा है अभी ये। और वो ही आके मैं आवरली चार्ट पर बता रहा हूँ आपको, मैं ये करीब 20 दिन की एवरेज है जो आपको इसी रेंज पे आके रुकती है 3170 पे आके। तो हर चीज़ तो खराबी दिख रही है शेयर के अंदर, कहीं कोई कन्विक्शन नहीं दिख रहा, कहीं कोई ऐसा पड़ाव नहीं दिख रहा। थोड़ा और स्लाइड हो सकता है, और मैं बोलूँगा कि इसके अंदर कोई भी कृपा करके एवरेज ना करे। शॉर्ट करना है तो आपका अपनी मर्जी, आप इसको शॉर्ट करना चाहो मत करो, लेकिन ना ही बाय करो ना ही इसको एवरेज करो। अगर शॉर्ट करना भी होगा तो थोड़ा ऊपर आके करने देना। जैसे सर आपको बता भी रहे थे 3110 20 30 के आसपास आया तो आपका रिस्क और ठीक हो जाएगा। फिर 3170 के आसपास का एक स्टॉप लॉस देके फिर इसको शॉर्ट भी वापस से बना सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोलपाल पे एक सवाल लेते हैं और उसके बाद फिर मैं अपना एक सवाल लूँगा। सर जरा कोलगेट पामोलिव देखना, कल हम इस शेयर को देख रहे थे, कल भी हमको लग रहा था मोमेंटम दिखाएगा। कल काफ़ी हद तक जो FMCG कंपनीज है, HUL, मैरिको, डाबर, गोदरेज CP, कोलगेट, इन्होंने रेजिस्टेंस दिखाया। टिपिकली हैज हो जाते हैं मार्केट के अंदर। जब ब्लड बाथ जैसी कोई चीज़ हो तो FMCG होता है सेवियर या फिर रुकने वाला। कोलपाल कितना चल सकता है सर? और एक कोलपाल की सबसे बड़ी खूबी है जो दिख रही है चार्ट पे, डेली चार्ट पे, दो चीजें जो मुझे समझ में आ रही हैं, ये आ रही कि स्टॉक 1325 नीचे में और ऊपर में 1460, ये आप रेंज पकड़ लीजिए मोटी इसकी। दूसरा, कल के सत्र में मार्केट गिरा हुआ था, बहुत से स्टॉक्स गिरे हुए थे, और जैसे आपने कहा कि डिफेंसिव स्टॉक्स जो भी होते हैं, IT स्टॉक्स हुए या FMCG स्टॉक्स हुए या फार्मा स्टॉक्स हुए, उनमें बाइंग हुई। तो उसमें अगर आप कल के सत्र में देखेंगे कोलपाल में, जो एक सिंपल है 10 दिन का या 12 दिन का एवरेज ले लीजिए वॉल्यूम का, उसके ऊपर ही वो ट्रेड कर रहा था। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। कैंडल 6 के भी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो भी इंडिकेट कर रहा है कि वो पॉजिटिविटी है। 1398 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मैं सिर्फ एक ये कहूंगा कि एक छोटा सा, या तो एग्रेसिव ट्रेडिंग में करना है तो ये लेवल पे भी बाइंग कर सकते हैं 1325 का स्टॉप लॉस लगा के, और नहीं तो मैं ये कहूंगा कि 1390 आता है या उसके नीचे आता है। सिर्फ 9 8 10 रुपए का ही खेल है। अगर थोड़ा सा वो नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होता है तो वो बेटर रहेगा आपके लिए, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 1325 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं। ऊपर में जो मेरे को रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो, जैसे मैंने कहा, माइन जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 1420 का है, नहीं तो अदरवाइज एक बार वो रीटेस्ट करने जरूर जाएगा 1450 जो 60 की जो वैल्यू है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से थोड़ा सा नीचे आता है, 1390 या उसके नीचे की तरफ ड्रिफ्ट करता है, तो वो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा इसके लिए। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज बताइए, इसको 1300 के नीचे बेचें या तो इसको 1400 के ऊपर खरीदें? ये 100 पॉइंट के लिए छोड़ सकते हैं क्या? देखिए, एक चीज तो मैं ये कहूंगा डिम्पी जी की ट्रेंड इस समय इसका पॉजिटिव है, तो बेचने की तो सलाह मैं नहीं दूंगा। रही बात, नहीं 1300 के नीचे बेचूंगा सर, अभी नहीं। ओके। हाँ, मेरे पास दो लेवल है, मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं 1300 पे इस पे बिल्कुल कन्विक्शन नहीं रखूंगा अपनी, और मेरा जो खरीदने का मन है ना, वो मैं एक्चुअली में चाहता हूँ कि मेरे को 1400 के ऊपर मैं आके खरीदूंगा तो मेरे को ज्यादा ठीक मिलेगा। 1400 के ऊपर भी क्या मतलब, 1400 के ऊपर एक लेवल आपको बता रहा हूँ 1410, ये जो मेरे ट्रेंड है, क्योंकि मेरे को लग रहा है सर ये स्क्वीज हो रहा है, ये डिमांड और सप्लाई के बीच में ना स्क्वीजिंग हो रही है। ये किसी एक तरफ का कुछ ना कुछ करेगा जरूर आने वाले दिनों में, और जल्दी कर लेगा, कुछ ज्यादा समय नहीं लेगा अब ये। और जैसे आप बता रहे हो कि ऊपर के चांसेस ज्यादा है, बार बार रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है, गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, हजार पॉइंट सेंसेक्स टूट जाता है, इसके अंदर ग्रीन बार दिखती है आपको।
तो वो कन्विक्शन भी मेरे साथ है। फिर दूसरा FMCG है, तीसरा इसका पुराना बेस का कंसोलिडेशन है जिसको इसने डैमेज भी नहीं किया हुआ। तो मेरे को भी लग रहा है कि 1400 पार, बट मैं 1410 के बाद ही लेना चाहता हूँ। देखिए अगर आप 1410 के बाद भी लेने अगर आप लेंगे तो स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे और टारगेट क्या रहेगा? अब मैं सर अगर 1410 के पार लूंगा तो मैं आपको अपना स्टॉप लॉस भी जरा बता देता हूँ। वो स्टॉप लॉस रखूंगा मैं 1380 का, 30 रुपए का, 30 रुपए। नहीं वैसे ये मेरा है, आप इसमें बिल्कुल चेंज कर दो। मेरे को ऐसा पता क्या, मैं शॉर्ट तो नहीं करूंगा, ये तो फिक्स है क्योंकि मेरी बाय ट्रेंड में है। बट मेरे को ना लेते समय थोड़ा सा ना मैं या तो थोड़ा सा पहले से तैयार हो जाऊं कि ठीक है देखा जाएगा, या मैं बोलूँगा नहीं यार मैंने यार बहुत घाटे खाए हुए, मैं तो मुश्किल में हूँ, मैं एक बार जरा सिलेक्टिव ही लूँगा। तो मतलब मेरा मन थोड़ा उखड़ा हुआ है, आप ऐसा समझ लो। आप देखिए डिम्पी जी, जब कभी मार्केट करेक्शन मोड में जाता है या प्रॉफिट बुकिंग मोड में जाता है तो हमको सबको मालूम है कि FMG सेक्टर डिफेंसिव में बाइंग होती है। अब इसमें एक और डर होता है फेक ब्रेकआउट का। हो सकता है 1410 के ऊपर चला, वो ही आपने मेरा मन की बात छीन ली। तो उसी के लिहाज से ही मैंने कहा कि अगर हम निचले स्तर में बाइंग करेंगे तो एटलीस्ट जो रिस्क है वो हमारा कम हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा 1390 के नीचे में तरफ में अगर ड्रिफ्ट होता है तो 1325 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं, या फिर और अगर आपको स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लगाना है 1330 या 35 का आप लगा के चलिए। तो जोखिम जो रहेगा वो मात्र 60 रुपए का रहेगा। और जो आप जो कह रहे हैं, अगर मैं उसमें कहूँ कि 1410 के ऊपर चला और मेरा प्रिसाइजली 1420 है, अगर उसके ऊपर चला तो मेरा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 1455 और 60 का, उसको वो टच करने की कोशिश करेगा। तो एक लिहाज से अगर देखा है तो मेरा तो टारगेट भी अचीव हो सकता है, वन थिंग। दूसरा अगर आप देखेंगे, अगर ये 1300 के नीचे ब्रेक करता है तो 1250 के आसपास में अच्छा सपोर्ट हो, जो पिछला स्विंग लो है, तो वो एक इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉजिटिविटी है। दूसरा अगर आप देखेंगे चार्ट में, आप ही के चार्ट में देखिए कोई भी छोटा सा मूविंग एवरेज है जिसका मर्यादा 20 दिन की या उसके और नीचे की है, वो एक बार आप वो टिल्ट कर रहा होगा, आपको नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर रहा होगा। अगर आप देखेंगे अपनी चार्ट में तो ये दर्शा रहा है कि पॉजिटिविटी है चार्ट में, नेगेटिविटी कम है हाल फिलहाल में। और जब जो छोटा मूविंग एवरेज, जब वो बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, जैसे कि मैं कहूं कि अगर आपके चार्ट में मान लीजिए 20 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है और एक 50 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज, अगर जब वो मूविंग क्रॉसओवर दिखाई पड़ता है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि वो पॉजिटिविटी है। अगर वो मान के चलिए क्रॉसओवर भी नहीं हुआ और अगर वो टिल्ड हो गया, जनरली आप मूविंग एवरेजेस को देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि ऑल इंडिकेटर ऑक्सिलेटर्स आर लैगिंग, प्राइस इज ऑलवेज लीडिंग। बट अगर आप उसको पढ़ना भी चाहें मूविंग एवरेजेस को, तो आप ये बेसिस पे पढ़ सकते हैं कि अगर मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ टिल्ड हो रहे हैं थोड़ा सा स्लाइटली, या वो एकदम स्ट्रेट हो गए, तो वो आप इंडिकेट समझ लीजिए कि इसमें एक्टिविटी आने वाली है और ये प्राइस वॉल्यूम कोरिलेशन करके दिखा रहा है कि ये ऊपर की तरफ टिल्ड होगा। अगर वो नीचे की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं, साउथ की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि इसमें बिकवाली आने वाली। तो अगर आप कोई भी आपका छोटा दिन का सिंपल मूविंग एवरेज हो रहा है, वो इंडिकेट कर रहा होगा इसमें ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट करने के लिए, और भी जो मूविंग एवरेज आपने लगाया उनको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाना है। तो मेरा तो मत यही है कि थोड़ा सा अगर इसमें करेक्शन आता है तो एक बार निचले स्तर पे बाइंग कीजिए। मैं फिर भी वही कहूंगा 1325 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1420 का पहला माइनर रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर चला तो 1460 का मेरा टारगेट रहेगा। अगर वो उसके ऊपर बंद देता है तो फिर आप मान कीजिए 1545 का दूसरा टारगेट रहेगा। लेकिन मैं 1325 और 1460 1325 का एक स्टॉप लॉस है, डिप मिले तो आप बाय कर सकते हैं। और आपका ये कोलगेट को लेकर सारी रणनीति सब कुछ साफ, जितने क्वेश्चंस मेरे को डाउट थे वो सारे के सारे मैंने आपके बिहाफ से पूछ लिए, और मेरे को लग रहा है कि अब आपको अच्छी तरह से कोलगेट के बारे में क्लियर होगा। संतोष सर भी इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जरा बातचीत करेंगे, उनसे कुछ एक शेयर्स पता करेंगे। ब्रिजेश सर, आपकी कोई कन्विक्शन वाला ट्रेड जो अक्टूबर सीरीज की शुरुआत में आप लेना चाहें या बताना चाहें तो वो भी आप एक बार बता सकते हैं, अगर आपके पास है, अभी आपने कोई देखा है तो। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मैं वही कहूँगा कि डिम्पी जी अभी हाल फिलहाल में नहीं है, कुछ मुझे सिस्टम से लगा तो मैं आपको बीच में इंटरप्ट करके मैं आपके संग में शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, डन सर। तो एक दो शेयर जरा और भी है, जरा मैं वो पता कर लेता हूँ। संतोष सर भी मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूँगा। अपोलो हॉस्पिटल कल एक लौता ऐसा शेयर था जो हमने आशीष क्याल के साथ हमने कल डिस्कस किया था, और मेरे को बड़ी खुशी है कि कल जब मार्केट के अंदर तेज गिरावट आ रही थी तो अपोलो हॉस्पिटल नहीं टूट रहा था।
कल अपोलो हॉस्पिटल जब मैंने उनसे पहला शेयर ही आप सब लोगों को याद ही होगा, मैंने उनसे पहला शेयर ही अपोलो हॉस्पिटल पूछा था। उन्होंने बोला कि डिम्पी जी आपने पहली बॉल पे छक्का मार दिया, आपने यही शेयर बोल दिया, ये शेयर को मैं बताना चाहता था। और कल ये जहाँ तक मेरे को ध्यान है शायद 1950 के भी नीचे था जब हम इसके बारे में डिस्कस करते। आज 1983 है, डे हाई है बाकायदा। संतोष सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर ज़रा इसी से शुरू कीजिए आप, अपोलो हॉस्पिटल से। मान लो मेरे पास है, कल की कन्विक्शन थी मेरे पास, मार्केट के थोड़ा कॉन्टेरियन भी था, मैंने रखा और मेरे पास है या मैंने कल लिया, जैसे भी किया, तो मेरा को क्या आगे की रणनीति क्या होगी, मेरे नए टारगेट्स क्या होंगे और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा जो ट्रेल होगा। दूसरा, अगर नहीं था तो मैं क्या लेट हो गया हूँ अपोलो हॉस्पिटल को बाय करने के लिए? देखिए, पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज फर्स्ट डे ऑफ द एक्सपायरी है और उसमें जो सबसे ज़्यादा OI इंटरेस्ट एडिशन है अगर आप देखें तो 18% के करीब अपोलो हॉस्पिटल में दिख रहा है। टेक्निकली अगर देखें तो काफ़ी ओवररन हो चुका है स्टॉक और ये इस गिरावट में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था सरप्राइजिंगली। मुझे लगता है कि जो ब्रेकआउट इस पे तकरीबन 1800 पे आया था, उसके बाद फिर से 1900 के पास आया हुआ है और वो कंटिन्यू चल रहा है। और आपका जो भी अब स्टॉप लॉस होगा तकरीबन जो है वो 1950 के पास होगा अगर यहाँ पर कोई भी बाई करते हैं। अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर एकदम एंटर करना चाहिए, थोड़ा करेक्टिव मूव आए तब एंटर करें, क्योंकि आप देखें कि ओवरबॉट टेरिटरी में है ये स्टॉक, तो इस जगह पे लेना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। अदरवाइज जो है FNO में के जो भी पार्टिसिपेंट हैं वहाँ पर देखने की कंटिन्यूअस जो है इसमें OI एडिशन होते जा रहा है और प्राइस राइज भी है इस स्टॉक में, तो थोड़ी सावधानी के साथ रहें। 1950 के पास का ही एक स्टॉप लॉस लगा के चलें। ठीक है, जिनके पास है उनको तो 1950 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, और जिनके पास नहीं है उनको किसी डिप का वेट करना है। डिप आ जाए तो फिर देखते हैं, अगर 1950 अगर वो भी अपना स्टॉप लॉस रखना चाहें तो डिप में वो भी एक बार देख सकते हैं। अभी 1986 चल रहा है इस बार, इस शेयर पे, इस भाव पे नए वालों को तो नहीं आना चाहिए, जिनके पास है उनके मज़े ज़रूर हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपोलो हॉस्पिटल का हो गया क्लियर। एक शेयर और है सर, गेल इंडिया। जरा सर ये और देखना आप संतोष सर, गेल इंडिया। ये चार्ट में अगर देखें तो बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है। मार्केट जब बढ़ भी रहा था तो भी इसमें बहुत ज़्यादा लैकलस्टर मूवमेंट थे और प्राइस वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी कम थी। उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये स्टॉक को ओवरऑल अवॉइड करना चाहिए। लेकिन करेंटली अगर बात करें तो लास्ट के 3 दिन मतलब इंक्लूडिंग आज जो है इसमें देखें कि गिरावट रुकती हुई सी लग रही है, और अब इसमें कोई भी उछाल अगर आता है 86 के ऊपर तो मुझे लगता है कि इसमें एक मोमेंटम आ सकता है। उस लिहाज से आप अगर इसमें बने हुए हैं तो 86 के ऊपर और थोड़ी सी पोजीशन ले सकते हैं। अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग ये स्टॉक मुझे नहीं लगता। ठीक है, ये तो गेल को लेकर आए। ब्रिजेश सर, एक शेयर मेरे को आपसे और पता करना है, जो मेरी लिस्ट में इनफैक्ट कल भी आ रहा था, वो आज भी चल रहा है, वो है ग्लेनमार्क। एक बार जरा ग्लेनमार्क के चार्ट देखो आप। आपको ये लग रहा है कि ये शेयर थोड़ा चल जाएगा, मूवमेंट दे सकता है? अच्छा, ग्लेनमार्क का ना एक और शेयर भी देता हूँ आपको मैं, आप जरा उसको कंपेयर कर लेना, फिर आप देख के बता देना कि मैं ग्लेनमार्क लूँ या फिर ये शेयर लूँ। वो शेयर होगा HCL टेक। एक मिनट, हाँ HCL टेक ही है। ग्लेनमार्क या HCL टेक, इन दोनों में से मैं कोई एक शेयर लेना चाहता हूँ, कौन सा लूँ? देखिए, अगर मैं वेरी शॉर्ट टर्म के लिहाज से बोलूं तो ग्लेनमार्क में मुझे उतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। हालांकि आज के समय में लगभग 468 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसकी सपोर्ट की बात करूं, सिर्फ जिन्होंने ले रखा है मैं उसके लिहाज से कहना चाहूँगा 455 के आसपास का सपोर्ट है, वो आपका स्टॉप लॉस रहा। और अगर 472 के ऊपर ये स्टॉक चलता है तो आपको जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका देखने को मिलेगा वो लगभग 480 और 82 के आसपास में रहेगा। तो मेरी राय तो नहीं है ग्लेनमार्क के चार्ट को देख के कि ये बाइंग करना चाहिए। रही बात HCL टेक की,
तो बैक टू बैक वॉल्यूम के संग में ये इसमें उछाल आया है और जिस प्रकार से ये चार्ट इंडिकेट कर रहा है आज के सत्र में, देखिए एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन जैसा इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। जो स्विंग लो थे वो हालांकि बहुत डीपर स्विंग लो अगर देखें तो 785 के आसपास का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है वो एक पोजिशनल बेसिस पे आप उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अन्यथा मेरा मत ये है कि मौजूदा समय अगर आप बाइंग करें तब भी बेटर रहेगा। 810 813 के आसपास का सपोर्ट है और मेरे को लगता है कि ये स्टॉक दोबारा अपना प्रीवियस 52 वीक हाई है जो लगभग 849 के आसपास का है उसको टच करने की कोशिश करेगा और अगर उसके ऊपर चला तो आप मान के चल सकते हैं 870 भी आ सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये स्तर से लेकर 825 तक के लेवल पे बाइंग करने की सलाह रहेगी। 813 का स्टॉप लॉस रहेगा, 849 का हमारा पहला टारगेट रहेगा, उसके ऊपर चला तो 870 आप दूसरे टारगेट मान लीजिए। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक तो ग्लेन और एचसीएल टेक में से पहला तो एचसीएल टेक चुना, दूसरा 813 का आप एक स्टॉप लॉस देते हो, आपको ये लगता है कि अब ट्रेंड को राइड करेगा, बेस रखा है इसने, आईटी के अंदर बाइंग आ रही है, एचसीएल टेक के अंदर एक नया हाई बन सकता है, ग्रेट, सारी चीज़ें ठीक दिख रही हैं। और ग्लेनमार्क टिपिकली एक पुल बैक का सौदा और ये थोड़ा एग्रेसिव है। एचसीएल टेक एक एग्रेसिव एक बिल्कुल एग्रेसिव शेयर है जो अपना नया हाई बनाने जा रहा है। ग्लेनमार्क एक पुल बैक का सौदा है, शायद ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि ग्लेनमार्क को छोड़ा गया और एचसीएल टेक को पकड़ा गया। थोड़ा डाटा फॉर्मेशन भी है, वो सब चीज़ें भी हैं, बट स्टिल फिर भी ठीक है, मेरे को लग रहा है कि एचसीएल टेक इस समय ज़्यादा ठीक होगा। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं एचसीएल टेक कल ही हमको अविनाश जी भी बता के गए थे, आपको ध्यान होगा, हमने उनसे जब शेयर पता कर रहे थे तो कल वो एचसीएल टेक के बारे में एक इन्वेस्टमेंट कॉल आपको दे के गए थे। एनी हाउ, एक शेयर और है जो मैं आपसे पता करना चाहूँगा, अच्छा फिर आप चाहे तो फ्री भी हो सकते हैं, उसमें शेयर होगा HDFC AMC। कई दिन से कई लोग पूछ रहे हैं और मैं कई बार इस शेयर के बारे में चर्चा भी कर चुका, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आज पूछ रहे थे, एक बार बात कर लेते हैं इसमें। सर 2100 का चल रहा है ये HDFC AMC, देखो है तो एक इन्वेस्टर्स का ही, क्या इन्वेस्टर्स को आ जाना चाहिए? दिप्पी, ये प्रश्न मेरे लिए? हाँ जी सर, ब्रिजेश जी आपके लिए ये। ओके। देखिए डिप्पी जी, डिस्क्लोजर यही रहेगा, हमने भी अपने क्लाइंटों को निवेश करा रखा है, बट अभी ये जो प्रश्न आपका कि क्या इस लेवल पे बाइंग करनी चाहिए, देखिए जब आपका टाइम फ्रेम 1 साल के ऊपर का है तो आप छोटे छोटे रूप से निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे ये कहेंगे क्योंकि अगर आप मोमेंटम राइड करना चाहेंगे तो मैं बोलूँगा नहीं। मेरा ऐसा मत है कि चार्ट थोड़ा सा वीक है, हो सकता है कि आपको 1970 और 2000 तक के भी लेवल देखने को मिले, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, वहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको फेवर में रहेगा। ट्रेंड वीक लग रहा है, ट्रेंड में शॉर्ट टर्म के लिहाज से मजबूती जब ही आएगी कि जब ये 2300 के ऊपर बंद देगा, अन्यथा मान के चलिए अगर मैं इस चार्ट को मैं देखूं तो मैं सिंपल वे में यही कहूँगा कि 1950 नीचे और अब 2300 का आपका रेजिस्टेंस रहेगा। 2300 के ऊपर चला तो 2350 पकड़ के चलिए, ये रेंज में ही कंसोलिडेट करना चाहिए, इसको और टाइम निकालना चाहिए। ओवरऑल ये रेट पे मैं बाइंग करने की सलाह नहीं दूंगा। निवेशक अगर करना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन मोमेंटम राइड करना हो तो सलाह ना आए। ठीक है, उसके लिए ना आए। ये सारी चीज़ें ना आपको बार बार इस शेयर ने बताया भी है। अब मैं चलो आप इन सबको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आप सबको और चीज़ों पे। आप मोटा मोटी सिर्फ 2 ही चीज़ देखो इसके अंदर, जो ब्रिजेश सर आपको बता रहे हैं कि 2000 के लेवल पे आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है ना, क्योंकि जो गिरावट का ट्रेंड है उसको एक कॉन्टिन्यू इफेक्ट दे रहा है। कॉन्टिन्यू इफेक्ट का मतलब जो चीज़ मैं कर रहा हूँ मैं वैसा ही करता जा रहा हूँ। और ये शेयर हमने अभी एक शेयर हमने और भी देखा था, भारतीय इंफ्राटेल। हम नहीं सुधरेंगे वाला कंसेप्ट है कि हम सुधरेंगे नहीं, हम जो चीज़ पकड़ के बैठे हम वैसे ही चलेंगे और वैसे ही चल रहे हैं। एक बार उन्होंने गिरावट की छड़ पकड़ी तो उसके बाद लगातार ही आते जा रहे नीचे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे आते गए लोग, आते जा रहे नीचे। एक पैनिक बॉटम बना हुआ है जिसको मैंने कहा कि हमने इसको क्या किया कि मार्च अप्रैल के जो लोज बने थे ना वो हमारे बेंचमार्क शेयर्स हो गए, बेंचमार्किंग होगी। इसके बाद के जितने भी शेयर्स का हिस्सा बना किसी भी शेयर का, वो उसकी तासीर बताता है, गर्म था, ठंडा था, अच्छा था, बेहतर था, कैसा था। तो ये इसका जो बेंचमार्किंग लो है वो 2000 है।
तो अपने माइंड में अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये बात मान लो, छाप लो, नहीं समझ रही तो समझा दो अपने माइंड को कि ये शेयर 2000 भी आ सकता है। तो मैं लूँगा कि नहीं लूँ, मैं आज 2100 पे ले रहा हूँ। अगर अपने माइंड को बता दोगे ना तो आपकी बॉडी पे केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे नेगेटिविटी की। ब्रिजेश सर गलत तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके ना शरीर में केमिकल, आप जल्दी बूढ़े नहीं हो गए। तो बाजार से आपको थकाता है, झुर्रियाँ आ जाएंगी आपकी आंखों के नीचे, वो नहीं आएंगी क्योंकि आप अपने मन को समझा चुके हो कि भाई ये शेयर 2000 भी आ चुका है। मैं तो एसबीआई को बोलता हूँ कि एसबीआई जिसको लेना है अपने आप को पहले फिक्स करो कि 150 आएगा एसबीआई, तो फिर आप आओ। फिर आपका दुख का लेवल 50% आप अपने आप से कम कर दोगे। भाव क्या कम करेगा और हम क्या करेंगे कम? आप खुद से अपने आप ही कम कर दोगे। तो ठीक ऐसा ही है, अगर आप इसको 2000 मानते हो कि आ जाएगा तो आ जाओ, नहीं मानते कि नहीं आएगा फिर मत आओ। बहुत साफ हो गया। ब्रिजेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कोई शेयर है? हाँ डीपी जी, बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि टाटा कंज्यूमर थोड़ा सा चार्ट पे बेहतरीन लग रहा है। हालांकि गलती ये होगी कि मुझे पहले ही ये बता देना चाहिए था। स्टॉक्स में जब मैं जुड़ा था तब उस टाइम शायद 405 के आसपास में था, शायद 409 है। थोड़ा सा ये देखेंगे कि अगर थोड़ा सा माइल्ड इसमें अगर करेक्शन आता है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ माइल्ड करेक्शन, तभी आप एग्रेसिव ना हो। तो 408 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, 405 या उससे नीचे अगर ये ड्रिफ्ट करता है तभी आप बाइंग करें। 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं नीचे का 495 का। ऊपर में मेरा मत है कि स्टॉक में पोटेंशियल है दोबारा 425 से 428 जाने की। तो थोड़ा सा एग्रेसिव ना रहे, थोड़ा डिफेंसिव रहे, क्योंकि देखिए जब कभी भी मार्केट में करेक्शन आता है ना तो मोमेंटम थोड़ा हल्के हो जाते हैं। तो आप मोमेंटम को राइड कीजिए और जेन्युइनली स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए, पैसा अपने आप बनता रहेगा। 495 का स्टॉप लॉस, 505 के नीचे बाइंग करेंगे, 525 से 528 का टारगेट रहेगा। ठीक है, डन सर। ये हो गया टाटा कंज्यूमर्स पे रिकमेंडेशन ब्रजेश जी की, और उनको एक पुल बैक का सौदा दिख रहा है और एक पुल बैक आ भी सकता है। लेवल्स आप नोट करके रखिएगा अच्छे से। 495 लेना है, 505 थोड़ा 1-2 रुपये और नीचे मिल जाए तो और अच्छा है, 525 और 540 में। ब्रजेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।